आपको गोलियों से भूनने की धमकी दी थी अतीक अहमद ने। ये बात सही थी कि हमको जो है, आप जो है यहाँ से ट्रांसफर अपना करा लीजिए। 30 दिन का मैं समय देता हूँ, अगर 30 दिन में ट्रांसफर नहीं कराया तो मैं इतनी गोलियां चलवाऊंगा कि आपको पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। अभी जो जी। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको आप 10 में से जी। कितने नंबर देते हैं? हमको अगर नंबर देने को कहा जाए, नकेल कसने में 10 में 10 तो अतीक की हत्या से एक दिन पहले अतीक अहमद ने कहा था, मिट्टी में मिल गए अब रगड़े जा रहे हैं। मैं जिन लोगों के साथ बैठा हुआ था, वो लोग उसका बड़ा मजाक भी उड़ा रहे थे, हंस रहे थे कि अब लगता है जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। 44 साल का माफिया 44 सेकंड में धराशायी हो गया। टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। एस के पांडे जी आज हमारे साथ हैं। अतीक अहमद के खात्मे के बाद पूरा देश, जहां भी जिसको मौका मिल रहा है, अतीक से जुड़े किस्से कहानियां सुनना चाह रहा है। तो आज हमारे साथ एस के पांडे हैं। आपका स्वागत है डिजिटल टॉक पर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जेल से जुड़ा अतीक का कोई किस्सा, कितनी बार आपसे आमना सामना हुआ अतीक अहमद का, और कोई ऐसा किस्सा आप बताना चाहें दर्शकों को। नहीं, ये तो जहां तक जेल में मिलने का सवाल था, तो रोज ही मुलाकात होती थी, क्योंकि जेल का राउंड करना है। तो मेरी आदत थी कि मैं रोज जेल का राउंड जरूर करता था। तो 2-3 घंटे लगते थे। मैं एक एक बैरक में, वहाँ 5 सर्कल थी, हर सर्कल में जाना, एक एक जो है, जो वहाँ बंदी करीब 3,000 होते थे, तो मैं सभी के पास जाता था, सबसे मैं हालचाल लेता था। उसी हम्म। में ये भी इनसे मुलाकात हो जाती थी। वो हम्म। एक रूटीन वर्क था, मुलाकात होती थी। तो मुलाकात तो रोज हो जाती थी, देखते भी थे वहां पे। तो एक बार मैंने एक इंटरव्यू आपका देखा जिसमें कहा आपने कि आपको गोलियों से भूनने की धमकी दी थी अतीक अहमद ने। क्या थी वो धमकी? हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये जो है, ये लोग जो वहाँ बंद हैं, जो अपराधी हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनकी भाषा ही यही है, वो यही बोलेंगे। हम्म। जैसे कि वो एक होता है, उनका सिस्टम ही ये है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम उसको बहुत पे लें। मगर हम्म। ये है कि अब उनको कहना है वो कहेंगे, उनको धमकी भी देना है। उनको अपना वर्चस्व कैसे स्थापित करें, ये उनके तरीके होते हैं। कोई बात उनको नागवार गुजरी तो वो तुरंत कहते हैं कि मैं आपको देख लूंगा, मैं तुमको ठीक कर दूंगा, हाथ पैर तोड़वा दूंगा, ये कर दूंगा। अब वो उसमें ज्यादा जोश में है, उन्होंने कहा कि भाई जेल के अधिकारी से बात कराएं तो उससे ऐसी बात की जाए जिससे थोड़ा सा सहम जाए। तो उनका एक तरीका है, वो उससे कोई फर्क ऐसा नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि अब उसने कहा, उसका रिएक्ट भी करना पड़ता है। ये बात सही थी कि हमको जो है, आप जो है यहाँ से ट्रांसफर अपना करा लीजिए। 30 दिन का मैं समय देता हूँ, अगर 30 दिन में ट्रांसफर नहीं कराया तो मैं इतनी गोलियां चलवाऊंगा कि आपको पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है, अब हमारा जब समय पूरा हो ही गया है तो हम भी अपनी कोई कार्रवाई करेंगे। कहा जाता है कि अतीक अहमद जेल से ही गैंग चलाया करता था। आपको जानकारी है कुछ ऐसी? अतीक अहमद को हम बिल्कुल ये जो है स्पेसिफाई नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे जितने हैं वहां पे सब हम्म। अपना अपना काम करते रहते हैं। जो छोटे मोटे हैं उनको छोड़ दीजिए। बाकी जिस जेल पे जो भी गैंगस्टर है, जो भी हम्म। इस लेवल का अपराधी है, वो हम्म। अपना काम ये के प्रकार वो करता ही रहता है। वहां बैठ के शांत नहीं रहता है कि हम्म। कह दिया जाए वहां जाके वो माला जपने लग जाएगा, वो नमाज पढ़ने लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हम्म। अपना जिसको जो काम करना है, उसके लोग मिलने वाले, आने वाले, जाने वाले होते ही रहते हैं। फिर वो कई जगह, जैसा हर जगह होता है, स्टाफ को पटा लेता है। अगर उसने देखा कि यहाँ पर हमारा जो है मुलाकात नहीं हो रही है, कम हो रही है, ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं जिनसे हमको काम कराना है, तो वो मालूम होगा कि वो जो है, उससे हमारे स्टाफ को अपना ये, साथ लिया। अगर स्टाफ है तो बिक गया तो बिक गया, उसके लिए क्या करेंगे। वो उसके थ्रू काम कराता है, जो ड्यूटी पे आ रहा है उसको मना तो किया नहीं जाएगा। अब हम क्या जाने कि वो अंदर अंदर जो है कोई बात खुलती है, कोई राज खुलता है, तब पता लगता है कि अरे ये तो उसका काम कर रहा था। अच्छा पांडे जी, कुछ ऐसे लोग भी अभी सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि अतीक जेल में बुलवाकर उनकी पिटाई कर दिया करते थे कि जमीन हमारे नाम लिख दो। भाई बिल्कुल, भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी अंदर आया है, उसको आपने जो है, उसको आपको देखना चाहिए।
वहां सिपाही रहते हैं, ड्यूटी हम्म। वाले लोग रहते हैं। तो ऐसा हम्म। थोड़ी है कि वो उसको पिटाई खाली अतीक ने कह दिया। एक बार मैं ये झांसी एक मामले में, मैं जब डीआईजी था तो मैं हम्म। झांसी गया। एक बंदी था, उसने सुसाइड कर लिया। तो हम्म। जब वहां गए तो वहां पता लगा कि उसकी पत्नी आई थी। उसका उस पत्नी से कुछ विवाद हो गया किसी बात को लेकर के। हम्म। उसने अपनी पत्नी को वहीं पटक दिया, उसको मारने लगा, और बल्कि वो उसकी गर्दन दबा रहा। अब मतलब ये एक मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि उस बंदी, अगर वहां हमारे सिपाही जो थे वो सतर्क थे, उन्होंने तुरंत उसको छुड़ाया वहां से। अगर न छुड़ाया होता तो उस महिला को, अपनी पत्नी को मार देता वहां। तो यही अगर स्थिति उस जेल पर जहाँ पे अतीक अहमद बंद है, जिनका नाम ले कहा जा रहा है कि वो ठेकेदार को किसी को बुलाया, उसको मारने लगे, पीटने लगे, उससे जबरदस्ती लिखाने लगे, तो हमारा स्टाफ क्या कर रहा था? वो जेल की सेवा में लगा था या अतीक की सेवा में लगा था? मेरा प्रश्न ये है। अगर वो अतीक की सेवा में लगा था तो ठेकेदार मार खाएगा। अगर वो जेल की सेवा में लगा है तो तुरंत उसको कब्जा कर लेना चाहिए, उस आदमी को वहां से हटाना चाहिए कि भाई कैसे आप यहाँ पे मारपीट करने के लिए थोड़ी बुलाया है कि यहाँ पे मार खाएगा। तो अगर हमारा स्टाफ इतना भयभीत है या इस तरह से बिका हुआ है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसने अपने जमीर को बेच दिया। हम इतना डर रहे हैं, इतना घबरा रहे हैं कि नहीं साहब ये जो है, अरे ऐसा तुमको थोड़ी वहां मारने लग जाए, तुम्हारे पर गोली थोड़ी अंदर से चला देगा। तो कुछ तो हिम्मत दिखाओ, कहीं तो अपनी अपनी चीज को बताओ कि हाँ साहब हमारे अंदर ये हिम्मत है और उसने ऐसा किया था। तो मैंने तुरंत उस ठेकेदार को पकड़ा और खींच करके हम लोग उसको दौड़ाते हुए बाहर ले गए जेल की। वो पिटने नहीं पाया। हम देखते कि अतीक अहमद क्या करते, उसके बाद में सबको गोलियां चला देते, जितने वहां के स्टाफ थे सबको वो नेस नाबूद कर देते, सारे परिवार बर्बाद हो जाते, क्या हो जाता। मगर सिचुएशन को एग्रेवेट करने में जो कहा जाता है वो इनका पूरा पूरा हाथ होता है। या तो ये सम्मिलित है उस कांड में, और या तो ये अनभिज्ञ है। हम्म। तो दोनों चीजों के लिए जो है वो सजा के पात्र। मैं तो ये जानता हूँ। अच्छा पांडे जी, अतीक अहमद के अभी कई ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जो जेल में बैठकर वो धमकियां दिया करता था। बाहर लोगों से जमीन छीननी हो, कब्जा करना हो, तो ये सारा कुछ जेल से वो फोन करता था। तो कैसे ये इंतजाम जेल में दिए जाते हैं ऐसे कैदियों को जो हाई प्रोफाइल कैदी बनकर आ ये जाते हैं? मैं जी। एक लोग जो ये कहते हैं कि साहब जेल में कैसे दिया जाता है। एक बार मैं तिहाड़ गया, मैं कहीं पे गया हुआ था, उसमें जो है एक कोर्स करने दिल्ली, वहां पे। तो उस कोर्स के दौरान समय था, तिहाड़ के पास ही हमारा इंस्टीट्यूट था जहाँ मैं था। तो ये हम्म। हुआ कि चलो तिहाड़ जेल देख के आते हैं कैसी जेल है। मैं पहली हम्म। बार वहां पे गया हुआ। हम्म। मैंने जो पाया, मेरे विचार से उस समय मेरी ये ओपिनियन थी कि सबसे अगर इल मैनेज्ड जेल है तो वो तिहाड़ जेल। हम्म। लोग बातें कुछ भी करें, मगर जेल ऑफिसर होने के नाते मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, वहां कैदियों ने मुझसे बताया, मैंने जब उनसे बात की जो वहां रह रहे थे, उन्होंने कहा हम्म। साहब हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे कि हम जो चाहते हैं वो हमको मिलता है। हम जो चाहेंगे, हम्म। नशा करना चाहेंगे नशे की चीज मिलेगी, हमको जो चाहिए। यहाँ के स्टाफ हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत हम लोगों की सहायता करते हैं। जिसको जो मदद चाहिए वो हर मदद करने को, मगर उसकी कीमत देनी पड़ती लेकिन सर, है। तो ये चलिए तिहाड़ चूंकि तिहाड़, मैं आपको बता, तिहाड़ में हाई प्रोफाइल नहीं कैदी मैं हैं, फिर यूपी में मानते हैं। अपने, यूपी की जेलों नहीं में, यूपी की जेलों से यूपी जिस की तरीके से। जेलों में देखिए, आप जेल का मतलब है कि जो भी वहां आ रहा है वो अपराधी तो है ही। अब ये हम कहेंगे नहीं साहब अभी तो कोर्ट ने उसको अपराधी घोषित नहीं किया, तो ये हम्म। राजनीतिक भाषा हो सकती है। मगर जो आने वाला जेल में है उसमें आप ये माने कि सामान्यतः, सामान्यतः जो ज्यादातर है वो अपराधी हैं। कि अतीक ने एक बार मुझसे ऐसे ही बात हुई, जब पहली बार वो जेल गया था तो बिहार में कहीं, शायद उसने, जो मुझे याद है कि उसके चाचा कोई थे, उन्होंने इससे पहला कत्ल वहां करवाया। किसी आदमी को इसको बुला के, जब ये जो है मतलब इस लाइन में आया तो अपने आप ही बताने लगा कि वहां मेरे चाचा थे, उस चाचा ने हमको ऐसे ऐसे बताया, एक आदमी को मारना। एक टीले पे हम बैठ गए जा करके, पहले उन्होंने बंदूक चलाना सिखाया, वो हम सीखते रहे कि उनका एक आदमी इधर से गुजरेगा इसको मारना है। तो हमने निशाना लगाया, इत्तेफाक से निशाना सही लग गया, वो आदमी मर गया। चाचा ने कहा कि नहीं तुम डरना मत, अगर जेल वेल हो जाएगी, ये हो गया, हम सब तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। तो खैर हम जेल चले गए। अब जेल जाने के बाद में बात क्या हुई? अब वहां तो उनको धीरे धीरे अपने को, वहां कोई नल पे पानी भर रहा था, इनकी बाल्टी लगी थी।
कोई दूसरा आदमी आया, इनकी बाल्टी हटा के उसने अपनी बाल्टी लगा दी। तो कहने लगे कि वहां पर हमको गुस्सा आई, हमने अपनी बाल्टी उठाई, उस बाल्टी से ही उसको मारा जिसने हमारी बाल्टी हटाई थी। हमने कहा क्यों हमारी बाल्टी हटाई? तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी छोटी सी बात है कि हमारी बाल्टी हटा करके तुमने अपनी बाल्टी लगा के पानी भर लिया, तो हमारा हम्म। अपमान हो गया। जेल में एक विशेष चीज मैं आपको और बता दूं कि जेल में बेइज्जती बहुत होती है हर आदमी की। आपने किसी को कुछ कह दिया, बेइज्जती हो गई। किसी ने किसी को गाली दे दी, बेइज्जती हो गई। किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, बेइज्जती हो गई। तो वहां हम्म। हर आदमी कहता है साहब हमारी बेइज्जती करती है। तो ऐसा लगता है कि इतने सम्मानित लोग हैं ये जो आए हुए हैं कि साहब इनसे आप कुछ कहिए मत। आप बोले और बेइज्जती उनकी हुई, और बेइज्जती हुई तो फिर हंगामा वो करें। तो ये हम लोगों की ट्रेनिंग है, जो हम लोगों को बताया जाता है भाई आपको, हम ना पुलिस है ना हम जज हैं। और ये जो है ये हमको तो बीच का रास्ता अपनाना है। अब ये लोग जो है, जो माफिया, आपने जो प्रश्न किया कि साहब ये फैसला करते थे, तो फैसला ये है कि इनके आदमियों का अगर किसी से विवाद हो गया तो ये फैसला करेंगे, या तो उसको मारेंगे, पिटवाएंगे, कुछ करेंगे, या फिर उसको इसी तरह धमका करके अपने गिरोह में शामिल कर लेंगे। तो वो कहता है हाँ भैया ठीक है हमसे गलती हो गई, आप हमको अपने यहाँ शामिल कर लो। तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। तो जेल में तो वहां पे हमारी नर्सरी है। अपराधियों को वहां पे धीरे धीरे उनको वहां पे बीज बोए जाते हैं, और जो उसमें से उनके काम का होता है उसको पिकअप कर लेते हैं, उसको अपने गैंग में शामिल करते हैं। अच्छा अब पांडे जी, जिसकी बात हो रही है जी। आप पांडे जी आप लंबे समय तक नैनी जेल में रहे। कहा यह भी जाता है कि नैनी जेल के कामकाज में दखल देने लगा था अतीक, और सिपाही कौन ड्यूटी पे रहेगा ये तक वो उसमें दखल देता था। तो ये तो ये बहुत। ये इन्हीं की बात ये इन्हीं की बात नहीं है। ये हर जो माफिया है हम्म। जिस जेल में है वहां पर वो करता है। हर माफिया हम्म। अपने आसपास जो उसके लोग हैं, जिनकी वो ड्यूटी वहां लगाना चाहता है, जिनको वो समझता है कि ये हमारे काम के लोग हैं, ये वो हम्म। कोशिश करता है, अपना प्रभाव डालता है कि इनकी ड्यूटी इस प्रकार से लगा दी जाए। और मगर हमारे यहाँ अधिकतर होता है कि जो जेल के अधिकारी हैं वो लोग अपने हिसाब से कहते हैं भाई चलो ठीक है, कह रहा है यहाँ पे इसकी ड्यूटी लगा दो, तो लगा देते हैं। कहते हैं चलो हमारे को हमको और भी काम करने हैं, खाली इन्हीं को तो अकेले देखना नहीं है। तो एक बीच का मध्यम मार्ग जो है, सब गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं, मध्यम मार्ग करते हैं कि भैया तुम्हारा भी काम हो जाए, हमारे काम हो जाए, चैन से रहने दो बस। तो हम्म। ये हम मध्यम मार्ग जो हम चलाने लगे, उसमें क्या हुआ कि हमने जेल नियमों को ताक पे रख दिया। अब सुविधा अनुसार जेल जो है सुविधा अनुसार चलने लगी कि हमको भी असुविधा ना हो, तुमको भी असुविधा ना हो, हम्म। तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम्हारे ना हम हारे। तो ये व्यवस्था है। तो इसमें इस तरह से काम चला। अब अगर उसमें कोई कहीं मामला अटक गया तो फिर ठीक है झेलेंगे उसको। तो ये एक तरीका है वहां पे। तो ये हम नहीं कह सकते कि साहब ये यहीं पे हो रहा है, ये कहीं हो रहा है। हर जगह, ऑल ओवर इंडिया, हम तो जहां जहां गए वहां हमने जो है कितनी जेलें हमने देखी हैं। यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में जो देखी हैं वो तो देखी हैं। मैं बाहर की बात कर सकता हूँ। मैं तमाम जेलों में गया जहाँ पे मैं इसी प्रकार की व्यवस्था हमको देखने को मिली है। अच्छा तो कोई बड़ी पांडे जी, बहुत अंतर नहीं है। आप अतीक की हत्या के बाद, चूंकि उनके बेटे भी जेल में हैं, तो क्या आपको लगता है इस समय सुरक्षा इंतजाम किस तरीके से पुख्ता किए गए होंगे उनके बेटों के लिए? भाई देखिए ये होता है कि थोड़ा सा स्वाभाविक भी होता है हम्म। कि जब वहां पे ऐसा हो गया, मैं देखा कि भाई उनका लड़का यहाँ पे है, अब ये देख लिया जाता है कि इनका विरोधी आदमी तो कोई नहीं है। हम्म। ये जेल वालों को पता लग जाता है। अगर इनका कोई विरोधी है तो उसको अलग कर दिया। भाई हम्म। मान लीजिए ये एक बैरक में है, वो बैरक नंबर एक, मैं उदाहरण स्वरूप रखा हूँ कि बैरक नंबर, मान लीजिए ये वहां पे बैरक नंबर 10 में है, जी। और उसको जो उनका विरोधी है उसको बैरक नंबर 1 में कर दिया जाए, ताकि 1 से 10 में आते आते ये जो है दिखाई पड़ जाए, नजर में आ जाए। ऐसा ना हो कि वो 10 में है तो हमने उनके जो विरोधी है उसको 9 में कर दिया या 8 में कर दिया तो या उसी हाथे में कर दिया। कभी तो ये व्यवस्था। मुख्तार अंसारी की जेल में भी आपका आमना सामना हुआ मुख्तार अंसारी से? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ है। तो अतीक अहमद और हम मुख्तार लखनऊ में अंसारी थे जब में हमारी पोस्टिंग। क्या क्या चीजें आपको मिलती जुलती नजर आती थी? अतीक अहमद और देखिए जब जी। नहीं,
अब मिलता जुलता क्या है भाई, देखिए अपराध में वो भी है, अपराध में ये भी है। जहां तक अतीक अहमद का सवाल था, वो थोड़ा रफ आदमी था। उसके अंदर जो है जिसको, ये आदमी जो है थोड़ा जिसको कहते हैं पॉलिश्ड आदमी है। ये मैंने अंतर एक पाया है कि हम्म। मुख्तार अंसारी पॉलिश्ड आदमी है। उसका एक कारण भी है। भाई इनके सगे चाचा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। इनके हम्म। सगे चाचा जो थे ब्रिगेडियर उस्मान, हमारे यहाँ आर्मी में वो थे, उनका बड़ा नाम है, उनको तमाम पदक मिले हुए हैं। तो वो खानदान का भी थोड़ा सा असर आता है। तो लेकिन मैंने जो पाया, खानदान का असर आता है, लेकिन इनके खानदान से कोई इतना लंबा जेल में भी नहीं रहा होगा, और किसी ने इतने बड़े क्राइम भी नहीं नहीं किए होंगे। नहीं, तो देखिए इसीलिए वो इतना बड़ा क्रिमिनल भी हो गया। ये जी। खानदान का ही असर है। हो सकता है ये आदमी, ये एक्सेप्शन है। ये कितने छोटे से एक तांगा चलाने वाले का लड़का हजारों करोड़ का मालिक बन जाता है, हम्म। केवल जराइम पेशा की वजह से, अपनी क्राइम की वजह से। और यहाँ पर वो आदमी है जो खानदानी आदमी है, मगर उसने जब क्राइम करना शुरू किया तो धीरे धीरे वो भी चढ़ता चला गया। तो हम्म। वो क्राइम तो क्राइम है, मैं उसको उस पर नहीं है कि हम कहें कि ये बहुत अच्छा क्रिमिनल है, ये बहुत खराब क्रिमिनल, तो क्रिमिनल। मगर ये है कि बातचीत करना, थोड़ा सा ये करना, थोड़ा पॉलिश होना, कभी भी किसी भी, ये मैंने जो एक और फर्क पाया है कि मुख्तार अंसारी कभी किसी अधिकारी से उलझता नहीं। न वो किसी अधिकारी को अपशब्द का प्रयोग करेगा, न कहीं किसी तरह की ऐसी बात। वो अपने तरीके से बात करना, अच्छी तरह से बात करना है। ये जो है इसका ये है कि बस तुरंत गोली और बंदूक और मार और पीट और कत्ल और तल सब तुरंत होने लगता है। वहां तुरंत फैसला हो जाता है इनका। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर कि ये आदमी जो है जरा सी देर में तैश में आ जाए। आपने कोई बात कही, नहीं सुनने का वो आदि नहीं। उसने जो कह दिया वो कह दिया, अगर आपने उस बात को नहीं माना, अब आप झेलिए। तो ये अंतर है, थोड़ा बहुत हो सकता है भाई। उनके साथ हमारे जो है, मतलब जो अवधि थी वो कम थी। यहाँ पे मैं करीब 8-10 महीने रहा। तो यहाँ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पे जब मेरी तैनाती थी, तो वहाँ लगभग जो है रोज ही जो है आमना सामना होता था, बातचीत होती थी। तो हमने कभी ऐसा नहीं पाया। अच्छा, दूसरा यह है कि वो जो कहते हैं वहाँ तमाम लोग आते थे, हमने अपने सामने भी देखा कि कोई आदमी आया इनके यहाँ से, मऊ से, तो वो कहता था, वो आया, पैर वैर छुआ, हाँ भाई कैसे आए तुम? तो उसने बताया कि भैया अम्मा का ऑपरेशन कराना था, और जो है पैसा बिल्कुल नहीं था। तो उनके आदमी वहाँ जो है वो कहते थे, अरे भाई देखो वहां जाना बाहर जो है उस फलाने, क्योंकि हमारा एक और चीज थी। जैसे मुख्तार जो थे वो जब यहाँ पे थे, तो हमारा उनका एक पहली बात ये हुआ कि आप मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। तो मुख्तार ने कह दिया कि मैं मोबाइल का प्रयोग नहीं करूंगा। हम्म। पहले उनके पास रहा होगा तो उनका काम, मैं रखता था मोबाइल, मैं झूठ आपसे नहीं बोलूंगा, मगर आप कह रहे हैं, मैंने आपके बारे में सुना है, मैं जानता हूं, आपको ये शिकायत मुझसे नहीं मिलेगी। और हम्म। मैं ये उससे कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि ऐसा मैंने कोई भी केस हमारे पीरियड का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है कि जब वो ये कहे कि, या किसी ने तलाशी में या कहीं पर भी मुख्तार से मोबाइल जो है वो वह सीज किया। कैसे अतीक अहमद की पोती एक वक्त बोलती थी, और एक वक्त ऐसा आ गया था कि बहुत से लोग उनके खिलाफ भी खड़े हो गए, भले प्रयागराज में ही। तो इसको थोड़ा नहीं बताइए नहीं, कैसे। अब उसका जी। केवल केवल, और जो मैंने आपसे बात कही, उसका केवल और केवल यही उसमें है कि पहले वो जो काम वही कर रहा था। तमाम लोग हैं जो मर्डर कर रहे हैं, तमाम लोग हैं जो किडनैपिंग कर रहे हैं, तमाम लोग हैं जो डकैती डाल रहे हैं, मगर वो अपने दम पे कर रहे हैं। उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल गया। अब पॉलिटिकल प्रोटेक्शन इनको जब तक मिला तब तक पनपते रहे, कोई नहीं बोलता था। सारा प्रशासन इनके साथ था, क्योंकि जो लोग ऐसे हैं, जो ऐसे अधिकारी हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं सरकार का साथ दो भाई, जो शासन चाहता है, जो हमारे जो है मंत्री हैं और लोग हैं, और जो राजनीतिक जो है रसूखदार लोग हैं, जो वो चाहते हैं उनका काम करते रहो। तो वो जो है जब इस तरह की व्यवस्था हुई, अब उसमें केवल और केवल जो आपका प्रश्न है, उसमें केवल जो अंतर आया है, वो अंतर इनके कामों में कोई फर्क नहीं है, इनके सोच में कब फर्क नहीं है। फर्क किसमें आया? पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, वो विड्रॉ हो गया। जो इनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, जैसे ही वो समाप्त हुआ, ये जो है अर्थ से ये फर्श पे आ गए। अभी जो जी। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं,
योगी आदित्यनाथ, उनको आप 10 में से जी। कितने नंबर देते हैं? जो नकेल कसी है हमसे अगर माफियाओं की। नंबर हमको अगर नंबर देने को कहा जाए, नकेल कसने में 10 में 10। हम्म। बाकी हम और चीज नहीं, केवल अपराधियों पे अंकुश लगाने में 10 में 10। उनको क्या चाहिए? वो इनके वोट पर निर्भर है, वो इनके नोट पर निर्भर है, वो इनकी चोट पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? ना उनको इनकी चोट से मतलब, ना इनकी नोट से मतलब, ना इनके वोट से मतलब। तो जो आदमी कानून को पकड़ लेता है और कहता है कि हम जो है इसको कानून का राज स्थापित करेंगे, तो ऐसे लोगों को जो है उनका यही हश्र होगा। और जब तक नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण ने लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा है, विनाशाय च दुष्कृताम। जो उन्होंने कहा, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम। तो और कोई उन्होंने गलत बात नहीं की। उन्होंने गीता को ही बात को चरितार्थ किया है कि जो साधु हैं, जो सामान्य जन हैं, जो हम्म। हमारी आम पब्लिक है, हमारी आम जनता है, उसका हम परित्राण करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। अच्छा। और वो कहते हैं, पांडे जी, विनाशाय च दुष्कृताम। पांडे जी, मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा जब उमेश पाल मर्डर केस हुआ कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा माफियाओं को। तो आपको लग रहा है हाँ। माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब? नहीं, अभी प्रयास जो है, एक बहुत बड़ा प्रयास जो है ये हुआ है कि अभी एक हम्म। उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। अभी ये हम नहीं कह सकते हैं कि साहब हमारे जो है, हम बीमारी हमको हुई थी, बड़े अच्छे डॉक्टर के पास गए थे, अभी हमने एक डोज लिया है, अगर हम ये कहने लगे कि हाँ हमको आराम लग रहा है, इसका मतलब है कि दवा ने असर करना शुरू कर दिया है। वो अतीक। उसकी मियाद है। जी। वो अतीक की वो हत्या। मियाद वो अतीक की हत्या से एक दिन पहले अतीक अहमद ने कहा था मिट्टी में मिल गए हैं, अब रगड़े जा रहे हैं। आपने सुना होगा काफी। बिल्कुल सुना है, बहुत तो सुना है। और क्या लग उसको रहा सुन है? करके मैं जिन लोगों के साथ बैठा हुआ था, वो लोग उसका बड़ा मजाक भी उड़ा रहे थे, हंस रहे थे कि अब लगता है जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। ये हम्म। हो रहा था कि साहब अब इनको पहली बार लगा कि जब राजनीतिक संरक्षण नहीं होता है तो एक अपराधी की क्या हालत होती है। ये पहली बार उसको महसूस हुआ। तो इसलिए वो कह रहा है कि हम रगड़े जा रहे हैं। तो रगड़े जाओ भाई, क्योंकि अभी तक तो तुमको पालने में झुलाया जा रहा है। तुमको जिसका पाए 200 मुकदमे तुम्हारे ऊपर जो है, अभी 100 मुकदमे, 102 103 मुकदमे बचे हुए थे। इनके तो इतने मुकदमे थे जो दरोगा की हिम्मत नहीं थी कि वो उस मुकदमे को जो है एफआईआर लिख ले। हम्म। एफआईआर लिखना भी उसके लिए गुनाह था, वो एफआईआर लिख नहीं सकता था। तो जिसका इतना रसूख था, जिसका जिसका इतना जलवा था, अपने आप जलवा हो गया। ये कोई ऐसा तो था नहीं कि आदमी को देख करके कच्चा खा जाएगा। खाने हम्म। की इनकी जो क्षमता थी वो कैसी हो गई। आज क्या हो गया? जो अब ठीक है, वो एक मानवीय चूक मैं उसको कहता हूँ कि जो पुलिस वाले वहां पे थे, ड्यूटी वाले थे, उसको सुरक्षा रखते। हो सकता है उन बेचारों को पता ही ना हो। हम कहते हैं क्या, क्या अतीक को भी पता था कि उसका अंतिम समय आ गया है, अंतिम क्षण आ गया है? 44 साल का माफिया 44 सेकंड में धराशायी हो गया। 44 सेकंड में आप देखिए जरा, विधि का विधान भी देखिए। 44 साल 44 सेकंड में सब समाप्त हो गई लीला। तो इसको आप क्या कहेंगे? अगर ये पता होता तो क्या पुलिस उसको जो है वहां मारने के लिए ले गए? भाई पुलिस को खतरा नहीं, जब इस तरह गोलियां चल रही हैं, पुलिस वाला भी मर जाता। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। उमेश हम्म। पाल के साथ दो लगाए गए, बेचारे दोनों मर गए वहां पे। क्या गुनाह था उनका? कि एक व्यक्ति की सुरक्षा करना ये गुनाह हो गया। और एक अपराधी जो है उनको, अरे आप उमेश पाल से दुश्मनी थी, वो दो सिपाहियों ने क्या किया? भाई वो सिपाही तो गोली भी नहीं चला रहे थे, उन्होंने कुछ किया भी नहीं। जब तुमने उमेश पाल को मार दिया, उमेश पाल को मार देते, तुम आज चले जाते, चलो तब भी ठीक था। मगर तुम पुलिस वालों ने क्या किया? मेरा तो ये भी एक सवाल। आज डिजिटल टॉक में नैनी जेल के पूर्व जेल अधीक्षक एस के पांडे जी हमारे साथ जुड़े। काफी अच्छी उन्होंने जानकारी दी, कई किस्से अतीक अहमद से जुड़े हुए हमसे साझा किए। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पिछले एपिसोड की तरह अच्छा लगा होगा। लाखों लोगों ने एपिसोड्स देखे हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको एस के पांडे जी द्वारा बताई गई किस्से और कहानियां कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।